सबसे पहला सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, कोरोना लगातार देश के अंदर नए से नए रिकॉर्ड बना रहा है, रिकॉर्ड मौतें हो रही हैं इस देश में। तकरीबन 4 लाख तक का भी आंकड़ा छू चुका है इस डेली 24 घंटे के अंदर हमारा देश। और सबसे ज्यादा नंबर्स कोरोना के जिस देश में आ रहे हैं वहां पर उस पायदान पर भारत पहुंच चुका है। इस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी स्थिति को, और सरकार की जो प्रतिक्रिया है, सरकारें जो जिस तरीके से काम कर रही हैं, केंद्र सरकार इस तरीके से काम कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे काम कर रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो केंद्र की सरकार है हमारी, मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको ऐसा लगा कि जब पहला चरण कोविड-19 का खत्म होने जा रहा था, तो उनको ऐसा लगा कि अब ये कोविड दोबारा इस देश को इस तरह से पीड़ित नहीं करेगा। आपको याद होगा कि जब वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए, तो उन्होंने विश्व को ये बताया कि देखिए जिस तरह से भारत ने कोविड-19 का सामना किया है और जिस तरह से हमने सफलता पाई है, ये एक विश्व के लिए उदाहरण है। और भारत ही ऐसा देश है जिसमें जो पीड़ित लोग हैं वो सबसे कमती रहे और अपनी पीठ उन्होंने थपथपाई। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि जो दूसरा इसका सर्ज होगा और इस तरह से ये महामारी, ये कोविड-19 दोबारा लोगों की को इस स्थिति में डाल देगी कि उनके पास ना ऑक्सीजन की सुविधा होगी, उनके पास ना टेस्टिंग की सुविधा होगी, उनके पास ना वैक्सीन की सुविधा होगी। ये इनको मालूम ही नहीं था। हालांकि मार्च में 8 सरकारी लेबोरेटरीज ने इनको अवगत कराया था कि जो इंडियन वेरिएंट, दैट इज जो हिंदुस्तान का कोरोना 19 का वेरिएंट है, वो बहुत खतरनाक है और तुरंत इसकी आप सर्च देखोगे तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इन्होंने, और मुझे विश्वास होगा और विश्वास है कि प्रधानमंत्री को इस बात का पता था, क्योंकि अपनी 9 लेबोरेटरीज ने इनको ये बात कही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने समझा कि भारत ऐसा देश है जहां आप कुंभ भी कर सकते हो, आप राजनीतिक भाषण भी दे सकते हो, लाखों लोगों को बुला के सामने भाषण भी दे सकते हो, हजारों लोगों के सामने भाषण भी दे सकते हो। लेकिन और इनके नॉर्थ ईस्ट में जो शर्मा साहब हैं, वो तो कहते थे कि यहाँ तो कोरोना आ ही नहीं सकता, नॉर्थ ईस्ट में मास्क डालने की जरूरत ही नहीं है। तो जिस तरह से इन्होंने लापरवाही दिखाई, वो एक विश्व में उदाहरण है। जो उदाहरण की बात कर रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, इन्होंने ये दिखा दिया कि इनकी लापरवाही की वजह से एक उदाहरण बन गया कि अगर कोरोना का सामना किसी ने करना है तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और आज की स्थिति ये है कि हर रोज के रोज 300 लोग की मृत्यु हो रही है इसकी वजह से। लोगों के पास वैक्सीन की सुविधा नहीं है, वैक्सीन की प्रोडक्शन नहीं है। तो ये सरासर सारा जो इसका जो मैं आरोप तो नहीं लगाना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इस देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए अपनी लापरवाही की, अपनी सरकार की लापरवाही की। सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार कई वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स से और मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत करी, तो ये लगता है कि कदम तो उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, वहां ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो अस्पताल के अंदर, अस्पताल के बेड पर जो है लोग मारे जा रहे हैं। कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर सर्च लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार ने जो अभी कदम उठाए हैं, उन कदमों के बारे में आपको क्या लगता है, जो कदम सही उठाए जा रहे हैं? कदम क्या? देखिए, जब आपके सामने आ जाती है, जब मौत आपके दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है, अपने डोर स्टेप पे आ जाती है, और उस समय आप कहें कि अब हम कदम उठा रहे हैं, उसका क्या फायदा? जिसकी मृत्यु हो गई वो तो हो गई। जिसको ऑक्सीजन की सुविधा मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिली, जिसको वैक्सीन की सुविधा मिलनी चाहिए उसको नहीं मिली। इसकी तैयारी किसने करनी थी? सरकार ने करनी थी ना।
और आज की सरकार की तैयारी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी ये कदम उठा रहे हैं, जब तक वैक्सीन प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, तो वैक्सीन तो फिर भी जनता को नहीं मिलेगी। आपको याद होगा कि पूनावाला ने कहा है, उन्होंने कहा कि हमें 3,000 करोड़ चाहिए क्या, ताकि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, और सरकार ने उस समय 3,000 करोड़ नहीं दिया। आज अगर दे भी दें, जब तक इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तभी वैक्सीन मिलेगी ना। तो अगर लोगों को वैक्सीन ही नहीं मिलेगी तो उनको प्रोटेक्शन कहां से होगी, और अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो वो शिकार बन जाएंगे, कोविड-19 के शिकार बन जाएंगे। सर, विपक्ष भी लगातार कह रहा है, वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर भी आप कह रहे हैं कमी है। कल भी जो है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट सारे विपक्षी नेताओं की तरफ से दी गई वैक्सीनेशन को लेकर। विपक्ष ने जो आवाज उठाई है, विपक्ष इस तरीके से काम कर रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड है कि विपक्ष अपना रोल सही निभा पा रहा है? देखिए, जहां तक विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष तो ये सवाल उठाएगा और उठाने भी चाहिए। और आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, हम देश के हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने लोग, हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग सब इसके शिकार हो चुके हैं। लेकिन सरकार को जिम्मेदारी अपनी पहले ही निभानी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज भी सरकार जो कदम उनको लेना चाहिए आज भी नहीं ले रही। और कुछ विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, लेकिन विपक्ष ने ये कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन भी दे सकता है विपक्ष। मैं आपको 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक हमारा कानून है जिसको हम कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। कोई भी कमोडिटी हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, केंद्र सरकार उसको डिक्लेयर कर सकती है कि ये एसेंशियल कमोडिटी है। अच्छा, हम इस वैक्सीन को धारा 3 के अंतर्गत ये ऐलान कर दें कि ये एक वैक्सीन एसेंशियल कमोडिटी है, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो। और अगर ये एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर की जाती है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका जो प्राइस है वो भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत कंट्रोल हो सकती है। आपको इस बात की, मैं तो बहुत हैरान हूं कि ये बात केंद्र सरकार ने पहले क्यों नहीं सोची। आपको याद होगा कि हाल ही में ये चर्चा हो रही थी कि राज्य सरकार खुद मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे, हाँ, और उसके द्वारा ये मैन्युफैक्चरर्स के खरीदे और जो प्राइस है, जो इसकी कीमत है, वैक्सीन की कीमत है, वो खुद तय करें। अरे भैया, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आप हिंदुस्तान में सभी लोगों को कह रहे हैं जो 18 साल से ज्यादा हैं कि सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, कह रहे हैं ना। अगर नहीं लगाओगे तो आप इसके शिकार हो सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि एसेंशियल चीज है, ये वैक्सीन एक एसेंशियल चीज है, इसके बिना खतरा है, हर आदमी की जान को खतरा है। अगर ऐसी बात थी तो आज तक उन्होंने इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि उसके शेड्यूल में ड्रग्स जो है ना, दैट इज एन एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो अगर ये आज भी उसको कर दें तो जिम्मेदारी फिर केंद्र सरकार की होगी कि वो तय करेंगे कि किस दाम पे ये वैक्सीन दिए जाएगी, किस प्राइस पे वैक्सीन दी जाएगी। और आज केंद्र सरकार कह रही है ये प्रदेश करें। मुझे आज इस बात की समझ नहीं है। एक तो ये हो सकता है, दूसरी बात हो सकती है कि हमारा एक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, उसके अंतर्गत एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन डिक्लेयर की जाती है। उस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आप इस वैक्सीन को, दोनों वैक्सीन को एसेंशियल डिक्लेयर कर सकते हो। और अगर दोनों को एसेंशियल डिक्लेयर कर सकते हो तो फिर हमारा जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसके द्वारा आप उसका दाम फिक्स कर सकते हो। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा हो सकता है। 370 का तो ऑर्डिनेंस ये रात को निकाल ले। हर चीज का तो ऑर्डिनेंस द्वारा ये काम करते हैं, और जहां ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए वहां कहते हैं राज्य सरकारों को कि आप तय करो किस दाम पे आप खरीदोगे। ये किसके लिए कर रहे हैं? ये केंद्र सरकार इसकी सोच ही नहीं है। लोगों को इनको तकलीफ ये थी कि कहीं ना कहीं हमें बंगाल जीतना है,
कुछ भी हो जाए बंगाल जीतना है। हमने भाषण करके जो भी इन्होंने दाव पेच लगाए, इनको ये नहीं ख्याल था कि भाई अपने जीत हार चुनाव में होती रहती है, लेकिन जब जान की बाजी आप जीत पाओगे वो वापस कभी नहीं आए। तो इनको जान की बाजी पे अपना सारा जोर लगाना चाहिए था, ना कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कैसे ये जीते। ये बड़े दुख की बात है। सर सवाल ये भी उठ रहा है, विदेशों से भी जो है बहुत ज्यादा मदद आ रही है। कई विदेश कई जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो उनको सप्लाई दे रहे हैं, वेंटिलेटर्स की सप्लाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई दे रहे हैं। फ्रांस ने तो ऑक्सीजन प्लांट तक की 8 ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? और दूसरा ये कि सवाल ये भी उठ रहे हैं, कांग्रेस ने भी, आपकी पार्टी ने सवाल उठाया, जो इतनी मदद आ रही है, और भी नेता सवाल उठा रहे हैं वैसी सरीके नेता, उन्होंने कहा कि जो विदेश से मदद आ रही है, ये लग कहाँ रही है? इस पर आपका क्या? नहीं, देखिए, ये भी मैं समझता हूं कि इसको एक सही दृष्टिकोण के से देखा जाना चाहिए। पहली बात यह है कि अगर आपके पास अस्पताल में बेड नहीं होंगे तो आप ऑक्सीजन की सुविधा दिलाएंगे कैसे? अब जब आपके पास बेड्स ही नहीं है, जब आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं है, आप शहरों की बात छोड़िए, शहरों में जो दुर्गति है जनता की वो तो आप देख रहे हैं। शमशान घाट में जो दुर्गति है, जो मतलब 11-11 घंटे वो लोग इंतजार करना पड़ता है कि कैसे शमशान घाट में हमारे अंतिम संस्कार किए जाए। 11-11 घंटे लोगों को इंतजार करना है, और ये भी नहीं मालूम कि किस बक्से में इसकी बॉडी है। ये तो शहरों का हाल है, और देहात में तो ऐसी सुविधा मिलेगी ही नहीं आपको। और ये सारी जो महामारी है ये देहात में फैल गई, वहां कहाँ बेड मिलेंगे, कहाँ सुविधाएं मिलेंगी, कहाँ डॉक्टर मिलेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आप एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को कोर्ट ने कहा है प्राइस तय करे, केंद्र सरकार तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बताइए किस तरह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। आपको मालूम है कि एक हमारा एक्ट है जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, उसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर पर प्लान बनना चाहिए, फिर प्रदेश के स्तर पर प्लान बनना चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्तर पे प्लान रखना चाहिए। इनके पास ना राष्ट्रीय प्लान है, ना स्टेट प्लान है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान है। अब इन्होंने कह दिया कि सब कुछ स्टेट करे, सब कुछ प्रदेश करे। अरे प्रदेश के पास कौन सा साधन है? प्रदेश तो ये भी नहीं डिक्लेयर कर सकती कि ये एसेंशियल मेडिसिन है, ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में वैक्सीन को लाया जाए, तो केंद्र सरकार कर सकती है। प्रदेश क्या करेंगे? सर अब कोविड पे आपने बहुत इलेबोरेट बात बताई, क्या क्या कदम होने चाहिए और क्या जो है सूरत हाल है, और जो आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात की बड़ी महत्वपूर्ण लग रही है। लेकिन एक बात इन चुनावों के नतीजे के बाद भी उठ रहा है। बीजेपी असम में जीती है, केरल में कांग्रेस आपकी पार्टी जो और आपके सहयोगी दल वो नहीं जीत पाए, हाल वहां ऐसा ही रहा, बंगाल में 0 पर आ गए हैं। किस तरीके से इसको आप देखते हैं? क्योंकि खुद नेता आप कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा, अब जो है अपना सड़कों पे उतरना पड़ेगा, ट्विटर और फेसबुक की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, जमीन पर आना पड़ेगा। देखिए ऐसा है सिद्धार्थ जी, मैं इस पे आज के दिन कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं करना चाहता कि आज के दिन ये मौका नहीं है, ये समय नहीं है कि हमें आज कोई राजनीतिक बात करें। जब समय आएगा तो निश्चित रूप से चर्चा होगी, हम भी अपने जो ख्याल है रखेंगे। लेकिन आज के दिन राष्ट्रीय और इस देश में सभी लोग इकट्ठा होकर, कोई भी दल का लोग हो, कोई भी दल के लोग हों, कोई भी वर्कर हों, सभी को हम इकट्ठा होकर लोगों की जान बचाने का प्रयास करें। और जो भी हम अब व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, राज्य सरकार के लेवल पे कर सकते हैं, केंद्र सरकार के लेवल पे कर सकते हैं, एनजीओज के द्वारा कर सकते हैं, सब मिलजुल कर। बस एक बात, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल जीतूंगा, तो ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को और हम सबको ये कहना चाहिए कि ये जो महामारी है
जिससे वजह से लाखों लोग पीड़ित हैं, 2.5 लाख लोग की मृत्यु हो चुकी है। ये भी हम जो 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 एक संघर्ष है करके यहाँ भी हम जीतेंगे। चुनाव तो खैर अलग बात है, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है, तो हमें इसको जीतना है। आज के दिन में राजनीतिक बात नहीं करें। सर आप लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे आपको नहीं लगता कि इस बात का, क्योंकि कई नेताओं ने कहा कि बीजेपी की हार से ही केवल खुश हो जाना जो है, कांग्रेस को ये आदत छोड़नी पड़ेगी। पहले आपने भी एक बार कहा था कि हमको अपनी डिफीट को जो है एनालाइज करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आज समय नहीं है, आप पेंडेमिक के ऊपर आप कह रहे हैं कि सारी चीजें फोकस होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक कोने में ये जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग और भी आपकी पार्टी के प्रवक्ता तक ने कहा कि हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हार में ही खुशी नहीं देखनी चाहिए, अपनी भी समीक्षा करनी चाहिए। आज ऐसे, लेकिन आपको लगता है बाद में, और उसके अलावा जब आपने ममता बनर्जी को बधाई दी और उनको झांसी की रानी कहा, और भी आपकी पार्टी के नेताओं ने, मनीष तिवारी जी ने झांसी की रानी कहा उनको, तो क्या इस स्टेट्समेंट के तौर पे देखा जाए या देखिए ऐसा है कि जब हम प्रधानमंत्री जी जीते थे 2019 में, तो उनको भी बधाई दी थी, और उनको हम झांसी की रानी तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि जो वो तो मतलब के गोलायत थे, डेविड नहीं थे। तो हमने उनको भी मुबारकबाद दी। जब जो भी नेता जीतता है किसी भी चुनाव में, मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने भरपूर जोर लगाया, मतलब कि कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो, सभी चीजों का इस्तेमाल किया, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने उनको एक भाईचारे के जैसे उनकी मदद की, उसके बावजूद अगर 2/3 बहुमत ममता जी ले जाती हैं, तो सही तौर पे उनको झांसी की रानी का ओहदा मिलना चाहिए। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने कंट्रोल रूम सेटअप किया है, यूथ कांग्रेस के आपके जो कई लोग हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस की टीम लगातार लोगों को राहत पहुंचा रही है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है लोगों को राहत पहुंचाई जानी चाहिए। आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। बिल्कुल, मैं अपने यूथ कांग्रेस को बात देना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने लोगों के घर लोगों की मदद की, घर जाके, जिस तरह से आपने बाहर के लोगों की भी मदद की और अपनी जान को पे दाव लगा के आपने मदद की, उसका हम स्वागत ही नहीं, आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आई एम ए वेरी प्राउड congressman today for what the youth congress has done for the people of this country. मेन कांग्रेस को केंद्रीय नेताओं को भी और आगे आना चाहिए, इस तरीके से लोगों को मदद करनी चाहिए पूरे भारत में। मैंने कहा कि कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का हो, आम आदमी हो, एनजीओ हो, सभी को इकट्ठा होकर इस महामारी का सामना करना पड़ेगा और जीत हासिल करनी पड़ेगी। सर आखिरी सवाल, लॉकडाउन आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए और न्याय स्कीम इंश्योर करनी चाहिए जो वल्नरेबल सेक्शन है, और लॉकडाउन से जो है, क्योंकि जिस तरीके के लगातार केस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन एक ऑप्शन उन्होंने सुझाया है। क्या कैसे देखते हैं? ये निर्णय केंद्र सरकार ही कर सकती है। ये निर्णय को हम तो सुझाव ही दे सकते हैं, और आपको मालूम है कि मिस्टर फाउची जो हैं, जो अमेरिका के जाने माने इस संदर्भ में उनका बहुत बड़ा ज्ञान है, उन्होंने कहा है कि एक नेशनल लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन ये फैसला प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। ये फैसला हम नहीं कर सकते, एक सलाह हम दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी और ये सरकार की आदत नहीं है कि हमसे कुछ पूछे, तो फिर भी हमने सलाह दे दी। पालन करना उनका हक है। किस तरह से अपने खुद के लोगों की जान बचाएंगे, ये उनका कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है।
जो उचित होगा। अभी तक तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर अभी शुरुआत कर देंगे तो फिर भी हम उनको मुबारकबाद देंगे। क्यों लगता है आपको प्रधानमंत्री विपक्ष की बात क्यों नहीं सुनते सर? उनकी आदत नहीं है, उनको आदत नहीं है, क्योंकि अपनी मन की बात वो सुनाते हैं, दूसरों की मन की बात वो कभी नहीं सुनते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।